हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 सितंबर को एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है ऑन द पिटफॉल्स ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी। इस आर्टिकल में हम बेस ईयर 2011-12 के बारे में बात करेंगे और जो न्यू जीडीपी सीरीज़ थी उसमें क्या फ्लॉज थे उसे डिस्कस करेंगे, और जो नया बेस ईयर प्रपोज किया है उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये वाला एस्पेक्ट कवर किया जाएगा इस आर्टिकल में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर में आप क्लिक करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी। क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लो, उसमें उसके थ्रू भी हम मिल जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन द पिटफॉल्स ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली आर्टिकल में हम बेस ईयर के बारे में बात करेंगे। न्यू जीडीपी की न्यू सीरीज़ आने वाली है, सो बेस ईयर चेंज होगा, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। शुरू कर लेते हैं। जीडीपी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक साइज। ठीक, सो कंट्री के इकोनॉमिक साइज को मेजर करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड मेजर टेक्निक है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक साइज़ है उसे मेजर कर सकते हैं और उसके साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। लेकिन जीडीपी मीनिंगफुल कब होती है? जब वो कांस्टेंट प्राइस पे ली जाए। दो तरीके से जीडीपी निकाल सकते हैं। एक होता है करंट प्राइसेस पे, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। दूसरी होती है रियल जीडीपी, जिसे कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। कांस्टेंट प्राइस पे जब हम निकालते हैं तो रियल टर्म्स में जब हम निकालते हैं तो जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। बेसिकली रियल जीडीपी जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन हम एडजस्ट कर चुके होते हैं। तो रियल जीडीपी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और रियल जीडीपी आपकी जो निकाली जाती है वो किसी एक बेस ईयर से निकाली जाती है, एक रेफरेंस ईयर से निकाली जाती है। जो करंट जीडीपी होती है वो तो करंट ईयर की होती है। अगर 2023-24 की जीडीपी निकाल रहे हैं नॉमिनल, तो 2023-24 का जो भी डेटा होगा, है ना, इसी ईयर का डेटा हम लोग यूज़ करेंगे, इसी ईयर के आउटपुट और प्राइसेस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो हम लोग जो प्राइसेस होंगे वो 2000, जो बेस ईयर लेट से 2011-12 है तो 2011 के प्राइसेस यूज़ करेंगे और जो आउटपुट होगा वो 2023-24 का यूज़ करेंगे। ठीक, जीडीपी होता क्या है? जीडीपी बेसिकली यही होता है कि जितना भी हमारे फाइनल आउटपुट है उसकी अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल लें तो वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। सो प्राइस इनटू टोटल आउटपुट। अब जो प्राइस है वो आप कौन सा ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंट ईयर का प्राइस लेंगे तो आपकी जो जीडीपी होगी वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी, और अगर आप बेस ईयर का प्राइस लेंगे तो आपकी जो जीडीपी होगी वो रियल जीडीपी कहलाएगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी कहलाएगी। सो 2011 का प्राइस आपने ले लिया, उसके बाद 2023 तक के जितना भी प्राइस चेंज हुआ है वो जीडीपी से आपने एडजस्ट कर दिया, क्योंकि आपने प्राइसेस 2011 के लिए और आउटपुट इसी साल का लिया है। सो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना। हर 5 से 10 साल में जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज किया जाता है टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस एंड द आउटपुट कंपोजिशन। ठीक, सो 5 से 10 साल में जीडीपी का बेस ईयर बदला जाता है। मेन पर्पस क्या होता है कि जो रिलेटिव प्राइसेस बदले हैं उसे ज़रूरी है दिखाना, है ना। जो चेंज हुए हैं प्राइसेस 2011-12 के प्राइसेस आप कब तक इस्तेमाल करोगे, है ना, हमेशा तो यूज़ नहीं कर सकते। सो आपको चेंज करना पड़ता है। और दूसरा, आउटपुट कंपोजिशन भी बदल जाता है। आउटपुट कंपोजिशन कैसे बदलता है? फॉर एग्जांपल 2004-05 का बेस ईयर है। 2004-05 के बेस ईयर में कंप्यूटर
इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन टाइपराइटर बहुत ज़्यादा आउटपुट उस समय हो रहा होगा। अब 2011-12 में जब हमने चेंज किए तब पता चला कि टाइपराइटर तो आउटडेटेड हो चुके हैं। अननेसेसरली आप उसी को अभी भी काउंट कर रहे हैं, उसको आप जो है अपने बास्केट से बाहर कर सकते हैं। तो आउटपुट कंपोजिशन अब बदल गया है। कंप्यूटर छोड़ो, लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 2021-22 में आप देखोगे तो टैब का ज़्यादा यूज़ होगा। तो अल्टीमेटली जो आउटपुट है उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। और ऐसा है कि हम लोग सारे तो प्रोडक्ट्स है ना, सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो एस्टिमेट नहीं कर सकते। कुछ गुड्स इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं जिसे शामिल किया जाता है और उसी के थ्रू हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी कम है या कितनी ज़्यादा हो रही है। चीज़ें क्लियर है। द एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज टास्क विथ रिवाइजिंग द जीडीपी सीरीज, यूजुअली ड्राइंग अपॉन द एक्सपर्टीज फ्रॉम मैनी फील्ड्स। सो एनएसओ जो है जीडीपी सीरीज रिवाइज करता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। जो ऑनगोइंग सीरीज़ है वो बेस ईयर क्या है उसका 2011-12 है और रिवीजन होना बाकी है। 2020-21 इज़ द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर। 2020 और 21 जो है नया बेस ईयर प्रपोज्ड किया गया है। All required major data set are to be available except for the census data। लगभग सारा डेटा सेट अवेलेबल है एक्सेप्ट सेंसस डेटा। सेंसस हुआ नहीं है तो सेंसस डेटा अवेलेबल कहाँ से होगा। द एनएसओ इज कंसिडरिंग यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज डेटा टू एस्टिमेट वैल्यू एडिशन, रिप्लेसिंग द करेंटली यूज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA 21 डेटाबेस फॉर द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 38% ऑफ जीडीपी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो एनएसओ है वो जीएसटी का डेटा यूज़ करना चाह रहा है। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA 21 डेटाबेस इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि किसके लिए था, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए था। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए MCA 21 डेटा यूज़ कर रहे थे। अब जो है न्यू सीरीज़ में जीएसटी का डेटा कंसिडर किया जा रहा है। मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उसका कितना जो है जीडीपी में शेयर है, पहली चीज़। दूसरा, कितना जो है वैल्यू एडिशन हो रहा है, दूसरी चीज़। ये दोनों चीज़ों का एस्टिमेट करने के लिए डेटा की ज़रूरत होगी। सो MCA 21 डेटा यूज़ कर रहे थे अभी तक के, लेकिन अब जो है नई सीरीज़ में जीएसटी डेटा को यूज़ करने की बात की गई है। चेंज क्यों किया जा रहा है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली MCA जो डेटाबेस है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे पिछले कई सालों में। जो जीडीपी सीरीज़ है 2011-12 उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि इससे जो जीडीपी नंबर आ रहे हैं ये ओवर एस्टिमेटेड नंबर हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है MCA 21 डेटाबेस। सो MCA 21 डेटाबेस पिछले जो बेस ईयर रिवीजन हुआ था उसी में इस्तेमाल किया गया था। उसके पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI का जो डेटा था वो यूज़ किया जाता था फॉर एस्टिमेटिंग फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन। सो फैक्ट्री रिलेटेड वैल्यू एडिशन ASI का जो डेटा होता था उसे यूज़ करते थे, लेकिन 2011-12 में MCA 21 पे स्विच कर गए। RBI small sample of large company with the majority paid up capital of PCS was used to estimate the non-financial corporate sector output। RBI का एक स्मॉल सैंपल ऑफ लार्ज कंपनी का डेटा हुआ करता था जो कि यूज़ किया जाता था टू एस्टिमेट द नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेट सेक्टर आउटपुट। सो ये सब 2004-05 की बेस ईयर और जीडीपी सीरीज़ में डेटा यूज़ करते थे। 2004-05 में ASI डेटा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया और RBI का ये स्मॉल सैंपल ऑफ लार्ज कंपनी डेटा यूज़ करते थे। फिर इसको चेंज करके 2011-12 की जो बेस ईयर है, जो न्यू जीडीपी सीरीज़ है, उसमें MCA 21 का डेटाबेस यूज़ करना शुरू कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि जो ASI है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिस आउट कर देती है आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस इन द कॉरपोरेट एंटिटी। बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे मिस आउट कर देता है ASI का डेटा। सो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन मिस आउट हो जा रहा था। सिमिलरली जो RBI का सैंपल था वो भी इनएडुकेट था टू अकाउंट फॉर रैपिडली ग्रोइंग
प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। सो आरबीआई वाला सैंपल भी इनएडुकेट था और जो एएसआई वाला डेटा सेट था वो भी सही नहीं था, इसलिए एमसीए 21 डेटा में स्विच किया गया। जो एमसीए 21 का डेटा है वो कहाँ से लिया जा रहा था? obtained from mandatory filing of corporate annual return and quarterly corporate result. It was contended would enable fuller capturing the corporate output। ठीक, सो एमसीए का जो डेटा है कॉरपोरेट, जितने भी कॉरपोरेट हैं, जितने भी कॉरपोरेट आपके एनुअल रिटर्न्स भर रहे हैं और हर 2 महीने 3 महीने में उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे जो है ये कॉरपोरेट का डेटा लिया जा रहा था। सो एमसीए 21 का डेटा ज़्यादा ऑथेंटिक था कॉरपोरेट आउटपुट को एस्टिमेट करने के लिए। 2011-12 बेस ईयर जीडीपी replacing the 2004-5 base year series showed a marginally smaller absolute GDP size and a faster growth rate। जब हमने न्यू सीरीज़ ऑफ जीडीपी में स्विच किया, 2011-12 बेस ईयर में स्विच किया, तो ओवरऑल जो जीडीपी का साइज़ था वो तो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने जो कंपोजिशन है आउटपुट का वो चेंज कर दिया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो कि अब मार्केट के लिए में रेलेवेंट नहीं है, जैसे टाइप राइटर हो गया, उसे बाहर कर दिया गया था। सो कंपोजिशन चेंज करने के कारण जो एब्सोल्यूट जीडीपी थी उसका साइज़ तो कम हुआ, लेकिन जो ग्रोथ थी उसका साइज़ बढ़ गया। मतलब अगर 6% से ग्रो हो रही है तो न्यू सीरीज़ में 7% 8% से ग्रो हो रही थी उस पर्टिकुलर ईयर। बट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 2013-14 एट कॉन्स्टेंट प्राइस, the annual growth rate was plus 5.4% in new series compared to minus 1.93 in the earlier series। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 2013-14 में कांस्टेंट प्राइस पे न्यू सीरीज़ में एनुअल ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 5.4%, वो भी प्लस में थी, और पुरानी सीरीज़ में -1.90% थी। ये तो बहुत ही बड़ा डाइवर्जेंस था और समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा डाइवर्जेंस कैसे हो सकता है न्यू सीरीज़ में स्विच करने के कारण। मोरओवर द अपवर्ड रिवीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिड नॉट स्क्वायर विथ रिलेटेड मैक्रो एग्रीगेट सच एज बैंक क्रेडिट ग्रोथ और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड स्केप्टिसिज्म ऑफ द न्यू जीडीपी एस्टिमेट। ठीक, सो जो आपका डाइवर्जेंस आया वो तो आया ही आया, और जो जीडीपी आई वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आई, जबकि पुरानी सीरीज़ से नेगेटिव में थी। जो साथ में जो हम कई सारा डेटा लेते हैं ना, तो अब जीडीपी बहुत ज़्यादा आई है, इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो हम ये भी देखेंगे कि जो एक्सेस टू क्रेडिट है वो भी बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ बड़ी होगी, क्योंकि इंडस्ट्री के पास पैसा तो इतना होता नहीं है, वो इन्वेस्ट करने के लिए लोन ही लेते हैं। सो बैंक क्रेडिट ग्रोथ बड़ा होगा, इंडस्ट्री कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बड़ी होगी, पर बाकी सारी चीज़ बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, और सिर्फ अकेले जीडीपी सीरीज़ चेंज करने से ये जो डेटा था वो चेंज हो गया था और बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस आ गया था। तो सबको लगा कि ये जो एमसीए 21 का डेटा है ये इसमें कुछ गड़बड़ी है। द ऑफिशियल एजेंसी however defended its new estimate, claiming that they capture value addition more completely using a much more extensive data-based improved estimation method and following the latest template of international best practices। लेकिन जो ऑफिशियल एजेंसी है उन्होंने अपने न्यू एस्टिमेट को डिफेंड किया, क्लेम किया कि ये जो है वैल्यू एडिशन को प्रॉपरली कैप्चर कर रही है, बेहतर डेटा एक्सटेंसिव डेटाबेस इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो एस्टिमेशन मेथड है वो भी इम्प्रूव की गई है, और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। क्रिटिक्स हाउएवर वंडर्ड इफ़ bigger data set is necessarily a better data set and if the new estimate were better or over estimate। so critics का कहना है ज़रूरी नहीं कि जो bigger data set है वो बेहतर data set हो, और जो नए estimate आए हैं वो बेहतर हैं या फिर over estimate है। ये जो कंट्रोवर्सी थी, डिस्प्यूट था, वो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एमसीए डेटा अवेलेबल कराने से मना कर दिया फॉर इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, और जो उनकी एस्टिमेशन मेथडोलॉजी थी उसे भी रिवील करने से मना कर दिया फॉर वेरिफिकेशन। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे डेटा आते चला गया, है ना, जैसे जैसे जीडीपी का डेटा आते चला गया, उसके बाद जो
इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, उन्होंने इसकी स्क्रूटिनी करना शुरू करी। ठीक, सो जीवीए इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज पर द जीडीपी सीरीज इन द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक एंड बाय एएसआई बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड। ये दोनों का डेटा निकाला गया और कंपेयर किया गया। वी कंपेयर जीवीए एंड gross fixed capital formation at cost and price for 2012-13 to 2019-20 as reported by NAS and ASI. So NAS और ASI दोनों का डेटा यूज़ करके GVA मेजर किया गया और जो रिज़ल्ट आया है वो देख लेते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GVA इन NAS was 6.2% while it was only 3.2% इन ASI. सो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है। अगर आप यहाँ देखें 6.2 और 3.2, इसका मतलब 3% का डाइवर्जेंस है। जब ASI का डेटा यूज़ करते थे तो 3.2% GDP आती, MCA 21 का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो 6.2% GDP आ रही है। जो डिफरेंस है वो बहुत शार्पर है। GFCF में ये डिफरेंस और भी शार्प है, 4.5% बाय NAS है और 0.3% बाय ASI है। सो ये जो कंपैरिजन है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सिस्टमेटिक ओवर एस्टिमेशन है इन NAS एस्टिमेट्स, जो कि किस पर बेस्ड है, MCA 21 डेटाबेस पर बेस्ड है कंपेयर टू ASI बेस्ड एस्टिमेट। सो यहाँ पर लगभग डबल जो है GDP आ रही है। और जो नया आपका सीरीज़ आने वाली है, इसलिए शायद सरकार MCA 21 डेटाबेस से दूर जा कर के GST डेटा का इस्तेमाल कर रही है। सो इट इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द नीड फॉर द ऑफिशियल एजेंसी टू गार्ड अगेंस्ट द हास्टी एप्लीकेशन ऑफ अनवेरीफाइड डेटा सेट एंड शेकी methodologies without adequate testing and validation for GDP estimation. सो ये एक स्टार्क रिमाइंडर है ऑफिशियल्स के लिए कि भाई इस तरीके से आप GDP सीरीज़ जो है तय करें, डेटा सेट इस तरीके से तय करें कि ओवर एस्टिमेशन ना हो, अनवेरीफाइड डेटा सेट की एप्लीकेशन ना हो और कोई शेकी मेथडोलॉजी इस्तेमाल ना किए जाए। NSO मस्ट इनिशिएट पायलट स्टडी टू वेरीफाई GDP डेटा सेट सुटेबिलिटी फॉर वैल्यू एडिशन एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर एंड स्टेट। तो सबसे पहले NSO को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जिसके थ्रू वो GST के जो डेटा सेट है उसकी सुटेबिलिटी पहले चेक कर ले। डायरेक्टली आप ऑल ओवर इंडिया में इस डेटा सेट को यूज़ करने के पहले एक पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट में यूज़ कर लीजिए। सच वैलिडेशन इज़ क्रूशल टू एंश्योर एस्टिमेशन ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी ऑफ GST डेटा। इस तरह का अगर वैलिडेशन हो जाता है, इस तरह का प्रोजेक्ट हो जाता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लोगों को GST के डेटा के ऊपर भरोसा आएगा और उसकी इंटीग्रिटी भी इंश्योर होगी। अल्टरनेटिवली NSO could explore reverting to ASI to estimate GDP। इस या फिर NSO क्या कर सकता है, वापस ASI डेटा में जा सकता है क्योंकि अब जो टाइम लैग है वो और शार्टर हो चुका है। अब बहुत जल्दी ASI का डेटा आने लगा है। चीज़ें क्लियर है? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय इट।